कोई साथ दे ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले, कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे मंजिल की तरफ, हर मुश्किल का सामना करना तू सीख ले। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ, अशोक जांगेड़ आपके लिए आज लेकर गया हूँ सिनोनिम्स का पार्ट सेकंड। जी हाँ, सिनोनिम्स का पार्ट सेकंड जो कि पूरी तरह से डिफेंस के स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर इस पार्ट में मैं वो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि पिछले वर्षों में काफ़ी फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था वो है एनाथमा। फिर से सुनिएगा, एनाथमा नाउन है और इसका अर्थ होता है कि स्वयं के सिद्धांतों से नितांत भिन्न होने के कारण घृणा पैदा करने वाली वस्तु या विचार, जिसको आप कह सकते हैं अभिशाप। जी हाँ, अभिशाप। तो अनाथमा को यदि आप एक सिंगल वर्ड में कहना चाहें तो अनाथमा का मतलब होता है कोई अभिशाप। जी हाँ, अभिशाप। अब यदि इसके ऑप्शंस पे जाएं तो सिनोनिम्स पे जाएं तो पहला है जैसे बैन। जी हाँ, बैन, प्रतिबंध लगाना, क्योंकि इसका एक अर्थ यह भी होता है कि स्वयं के सिद्धांतों से अलग है, इसलिए आप उस वस्तु से या व्यक्ति से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, इसलिए आप उस व्यक्ति को या वस्तु को बैन कर देते हैं। ठीक है, इसलिए बैन भी इसका एक सिनोनिम है। कर्स भी इसका एक बहुत सटीक सिनोनिम है। इम्प्रिकेशन, मैलेडिक्शन और मैलिसन, इन तीनों का अर्थ भी श्राप ही होता है। जी हाँ, श्राप ही इन तीनों का अर्थ होता है। तो चलिए अब हम यहां पर ऑप्शंस में चलेंगे। तो ऑप्शंस में देखिए, पहला है रिलीजियस चांट। रिलीजियस का अर्थ होता है धार्मिक। जी हाँ, रिलीजियस का अर्थ क्या होता है, धार्मिक। तो रिलीजियस चांट जो है उसका अर्थ होता है कोई धार्मिक जप, धार्मिक जाप करना। ठीक है, ये भी इसका अर्थ होता है, धार्मिक जाप इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई धार्मिक मंत्रोच्चारण जो होता है उसको भी अपन रिलीजियस चांट कह सकते हैं। कोई धार्मिक कोई गीत भजन जो होता है उसको भी अपन रिलीजियस चांट जो है, मंत्र इत्यादि को कह सकते हैं। तो ये आपका सही जवाब नहीं होगा। पन, वैसे तो पन क्या होता है, शब्दों का एक खेल होता है। ठीक है, शब्दों का एक खेल। और साहित्यिक भाषा में यदि हम इसकी बात करें तो आप इसे श्लेष अलंकार के रूप में भी इसे पहचानते हैं। तो यह भी आपका एक सही जवाब नहीं होगा दोस्तों। फिर ऑप्शन सी जो है वो है एक म्यूजिकल सब्जेक्ट, अर्थात संगीत का कोई विषय, म्यूजिकल सब्जेक्ट। तो ये तो इसमें नहीं हो सकता, तो ये भी आपका गलत जवाब है। अब तीन जो गलत जवाब हो गए तो ऑब्वियसली चौथा सही जवाब होगा। तो चौथा क्या है, कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिशाप। तो कर्स यहां पर आपके लिए एक सही ऑप्शन है। द मोस्ट बिफिटिंग आंसर हियर इज कर्स, दैट इज द ऑप्शन डी। ओके दोस्तों, अब जरा एक बार इसका प्रयोग जो है वाक्य में देख लेते हैं। जैसे वायलेंस अर्थात हिंसा वॉज एनाथेमा टू देम, अर्थात उनके लिए हिंसा जो है वो एक अभिशाप की तरह से है, शाप की तरह से, अर्थात उन्हें हिंसा पसंद नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस समझ आ गया। यहां से अपन ने 5-6 शब्द जो है सीख लिए हैं। अब अगली स्लाइड पे अपन आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन नंबर्स हैं आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर जो है पहले 16 से मैंने स्टार्ट किया है, वो इसलिए क्योंकि पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस जो है पहले वहां पर अपन ले चुके हैं। यहां पर सीधा क्वेश्चन 16 से मैंने स्टार्ट किया है। तो आप समझ गए होंगे ये सीरीज जो है पहले पार्ट फर्स्ट था, अभी पार्ट सेकंड चल रहा है। ठीक है, तो अगले सवाल पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आज का सेकंड है और इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 17 है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर प्रश्न जो आया है वो आपके सामने है, डेबिलिटेट। और मैंने आपको बताया था कि किसी शब्द के अंत में जब ATE आता है तो वह प्राय वो शब्द जो है निश्चित तौर पर आपको किसके रूप में काम करता मिलेगा, वर्ब के रूप में काम करता हुआ मिलेगा। तो वर्ब के रूप में डेबिलिटेट जो है इसका अर्थ होता है कमजोर कर देना, अर्थात कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिन हालात में है, जिस स्थिति में है, उससे उनको दुर्बल कर देना, कमजोर कर देना। तो वो क्या कहलाता है, डेबिलिटेट कहलाता है। इफ यू आर डेबिलिटेटेड बाय समथिंग सच एज एन इलनेस,
इट कॉजेस योर बॉडी और माइंड टू बिकम ग्रेजुअली वीकर। यदि आपका शरीर जो है वो किसी बीमारी इत्यादि से पीड़ित है तो क्या होगा कि वो बीमारी जो है आपके शरीर को धीरे धीरे क्या कर देगी, कमजोर कर देगी, आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को। तो डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है, कमजोर करना। ठीक है, तो सरमाउंट, सरमाउंट का अर्थ होता है पार पाना, किसी चीज से पार पाना, जिसको आप ओवरकम भी कह सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो डेबिलिट के ये ऑपोजिट अर्थ दे रहा है, तो ये आपका सही जवाब नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर है अटैक। अटैक का आपको अर्थ बिल्कुल पता है, अटैक का अर्थ होता है आक्रमण करना। जी हाँ दोस्तों, अटैक का अर्थ क्या होता है, आक्रमण करना। ध्यान दीजिएगा, अटैक शब्द जो है यहां पर वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अटैक शब्द जो है वर्ब के अलावा नाउन का काम भी करता है। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है आक्रमण करना। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही खास बात मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। अटैक का वर्ब के रूप में अर्थ होता है आक्रमण करना, जबकि नाउन के रूप में इसका अर्थ केवल होता है आक्रमण। अब जो विशेष बात जो यहां पर आती है, जो मैं थोड़ा सा हट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि जब किसी वाक्य में अटैक शब्द का प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ हो और उसके पश्चात कोई नाउन दिया गया हो, जैसे इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। जैसे मान लीजिए अपन ने सेंटेंस लिया इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, तो आपका ये वाक्य जो है गलत होगा दोस्तों। जी हाँ, गलत होगा, क्योंकि अटैक्ड एक अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद में किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। यहां पर सीधा आप क्या ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन या प्रोनाउन को काम ले सकते हैं। तो इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान लिखा जाएगा, न कि इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। पहली चीज तो ये, और दूसरा इसके तुरंत लगे हाथ पढ़ लीजिए, जब इसका प्रयोग किसी नाउन के रूप में होता है, जी हां, किसी नाउन के रूप में जब आप प्रयोग करते हैं, जैसे अटैक ऑन पाकिस्तान, अर्थात पाकिस्तान पर आक्रमण, तो यहां पर अटैक शब्द जो है वर्ब का काम नहीं कर रहा, यहां पर केवल नाउन का काम कर रहा है। तब यहां पर अटैक के बाद में ऑन प्रीपोजिशन जो है वो सही है, अर्थात इसका प्रयोग तब क्या है, बिल्कुल सही है। ध्यान दे लीजिएगा, अटैक शब्द के बाद में आप प्रीपोजिशन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग जो है तभी करें जब ये नाउन का कार्य कर रहा हो, वर्ब का कार्य कर रहा हो, तब प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग ना करें। तो ये आपका इधर रहा साइड में। अभी चलिए, अटैक भी आपका यहां पर एक सही जवाब नहीं है। अब चलते हैं वीकन, अर्थात वीकन का अर्थ होता है कमजोर करना। जी हां, कमजोर करना। और जो डेबिलिटेट अपन ने लिया है उसका अर्थ भी क्या होता है, कमजोर करना ही होता है। तो ये आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, फिर भी अपन ऑप्शन डी पर भी विचार कर लेते हैं। ऑप्शन डी के रूप में दे रखा है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय एंड नष्ट करना। ठीक है, नष्ट करना। तो ये आपका सही जवाब नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या था, वीकन, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। अभी इसके सिनोनिम्स पे आप बात कर लीजिए। सिनोनिम्स के रूप में आप डेबिलिटेट के सिनोनिम्स के रूप में डिवाइटलाइज, वाइटल, वाइटल का आप अर्थ जानते ही हैं, वाइटलाइज वर्ब हो गया, अर्थात किसी को बिल्कुल जिंदा सा कर देना, एकदम से फ्रेश कर देना। डिवाइटलाइज इसका ऑपोजिट हो गया, अर्थात किसी को कमजोर कर देना। इसी तरह से एनर्वेट का अर्थ भी क्या होता है, कमजोर करना होता है। फीबल, फीबल का अर्थ होता है दुर्बल या कमजोर, और उससे पहले आपने en लगा दिया, एनफीबल कर दिया, तो वो वर्ब बन गया, अर्थात कमजोर करना। वैसे फीबल अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले en लगा दिया तो फिर वो क्या बन गया, एक वर्ब बन गया। वीकन, ये आपका सही जवाब यहां पे था ही, जो ये रहा। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए एक एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। कीमोथेरेपी एग्जॉस्टेड एंड डेबिलिटेटेड हिम। कीमोथेरेपी ने उसकी पूरी ताकत को निचोड़ लिया, उसे पूरा कमजोर कर दिया। जी हां दोस्तों, ठीक है,
कीमोथेरेपी क्या होता है आप जानते ही हैं। कीमोथेरेपी जब किसी व्यक्ति को कैंसर जैसा रोग हो जाता है तो उस कैंसर जैसे रोग के निदान हेतु, उसके उपचार हेतु जो इलाज की विधि अपनाई जाती है, उसी में कीमोथेरेपी व्यक्ति को दी जाती है, जो काफ़ी कष्टप्रद होती है, काफ़ी दर्द उसमें होता है, व्यक्ति दुर्बल सा हो जाता है उसमें। तो कीमोथेरेपी ने क्या कर दिया, उसको काफ़ी कमज़ोर, दुर्बल कर दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो है पेंचेंट, पेंचेंट, लेकिन साथ में इसका एक और उच्चारण भी है जो आप बिल्कुल गौर से सुनिएगा, पैशा, पैशा। जी हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे पैशा पढ़ा जाता है, जबकि यूएस इंग्लिश में इसे पेंचेंट पढ़ा जाता है। तो जो भी आपको जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन जो है अच्छा लगे वो आप काम में ले सकते हैं। हालांकि हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन आजकल ग्लोबलाइजेशन के दौर में यूके एंड यूएस दोनों ही इंग्लिश जो है एक्सेप्टेबल है, दोनों ही स्वीकार्य है, इसलिए आप जो आपका मन करे उसी उच्चारण को आप चूज कर सकते हैं। तो देखिएगा, पेंशेंट या पैशा का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक रुचि, ठीक है, झुकाव, विशेष रुचि, लगन, जिसको आप लाइकिंग भी कहते हैं। समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू, ऐसी कोई चीज जिसे आपको करना बहुत पसंद हो। ठीक है, आप इसको करने के लिए बहुत ही पैशनेट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन ये शब्द काम में लेते हैं, पेंशेंट। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बेंट, बेंट का अर्थ होता है किसी चीज की तरफ झुकाव होना या उसकी तरफ लगाव होना। ठीक है, फॉन्डनेस, फॉन्डनेस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का शौकीन होना, किसी चीज की आपको बहुत ही ज्यादा शौक होता है, तो फॉन्डनेस शब्द काम में लेते हैं। लाइकिंग का मतलब भी किसी चीज के प्रति लगाव, पसंदगी। ठीक है, इंक्लिनेशन का अर्थ भी किसी चीज की तरफ झुकाव, लीनिंग का मतलब झुकाव ही होता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अभी चलिए ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। कीननेस, कीननेस इसका अर्थ जो होता है उत्सुकता भी होता है, तत्परता भी होता है। ठीक है, ईगरनेस, ईगरनेस जो है इसका अर्थ भी उत्सुकता है, तत्परता होता है। ये दोनों ही आपके सही जवाब नहीं है। फिर अगला डिसेबिलिटी, ये भी आपका सही जवाब नहीं है, क्योंकि डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई कमी या अयोग्यता आप जिसको कह सकते हैं, कोई कमी कह सकते हैं, कोई अयोग्यता भी आप कह सकते हैं। अब बच गया आपका लाइकिंग। तो लाइकिंग हियर इज द राइट आंसर फॉर पैशा या पेंशेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, कपिल शर्मा हैज ए पैशा और पेंशेंट फॉर प्लेइंग जोक्स ऑन पीपल। कि कपिल शर्मा, आप बिल्कुल इस नाम से वाकिफ हैं ही हैं। ठीक है, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो आता है, आप देखते रहते हैं, मुझे भी काफ़ी पसंद है, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, जो कपिल शर्मा है उसकी आदत क्या होती है, ठीक है, उसकी पैशा क्या है या पेंशेंट क्या है, कि उसमें एक आदत है कि वो लोगों का क्या करता रहता है, मजाक उड़ाता रहता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, कपिल शर्मा हैज अ पेंशेंट फॉर प्लेइंग जोक्स ऑन पीपल। अर्थात कपिल शर्मा के स्वभाव में है, उसे काम करना पसंद है, कौन सा, लोगों का मजाक उड़ाना। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है नेबुलस। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। नेबुलस क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका प्रयोग जो किसी आकृति, विचार आदि के लिए किया जाता है। किस अर्थ में, जो कि एक ऐसी आकृति है, ऐसा कोई विचार जो कि अस्पष्ट है या सही नहीं दिख रहा है या धुंधला है, अर्थात जिसे हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हैं, ऐसी कोई आकृति है जिसे आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा कोई विचार जिसे आप स्पष्ट तरीके से किसी के सामने रख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अपन उसके लिए क्या शब्द काम में लेंगे, नेबुलस काम में लेंगे। तो इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज नेबुलस, जब आप किसी चीज को नेबुलस कह के बुलाते हैं, यू मीन दैट, तो आपके कहने का मतलब होता है इट इज वेग। इसे वैग्यू ना पढ़ के वेग पढ़े, वेग का मतलब अस्पष्ट होता है। इट इज वेग एंड नॉट क्लियरली डिफाइंड और नॉट इजी टू डिस्क्राइब। तो ये चीज जो होती है वो कैसी होती है, अस्पष्ट होती है, नॉट क्लियरली डिफाइंड, पूरी तरह से अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, नॉट इजी टू डिस्क्राइब, या इसे डिस्क्राइब करना आसान काम नहीं है। आप ये कह सकते हैं नेबुलस के बारे में। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब भी आप जानते ही हैं। ठीक है, एम्बिग्यूटी इसका नाउन है, एम्बिग्यूअस का मतलब धुंधला, अस्पष्ट। ठीक है, इक्विवोकल का अर्थ भी यही होता है, फुलिजिनस का अर्थ भी यही है,
इनस्क्रूटेबल अर्थात जिसे आप अच्छे से डिस्क्राइब ना कर पाए, जिसके बारे में पूरी तरह से बता नहीं पाए, जिसके बारे में अच्छे से भविष्यवाणी नहीं कर पाए, तो उसे आप इनस्क्रूटेबल या मर्की कह सकते हैं। मिस्टीरियस अर्थात रहस्यमयी। रहस्यमयी कौन होता है? जो आपके लिए स्पष्ट नहीं है, ठीक है, जो आपके लिए सीक्रेटिव है। मिस्टिक, मिस्ट्री से ही मिस्टिक बना है, रहस्यमयी। ऑब्सक्यूर का अर्थ ही अस्पष्ट होता है और वेग का अर्थ भी अस्पष्ट होता है। तो चलिए विकल्प पे बात करते हैं। पहला विकल्प जो है वो आपके सामने दिया गया टीनी। टीनी का देखिए अर्थ होता है स्मॉल भी होता है, ठीक है। टीनी स्मॉल है तो आप इसे इनसिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं, तो यह आपका सही जवाब नहीं है, ठीक है। वेग, वेग का मतलब अस्पष्ट होता है, जो कि सही जवाब है, यहां मिल गया है। लेकिन बाकी दो अन्य विकल्प पर भी विचार जरूर करेंगे अपन। इनसिग्निफिकेंट का मतलब अमहत्वपूर्ण होता है, जो अभी अपन ने बताया यहाँ पे। इनएडिक्वेट, इसका एडिक्वेट का अर्थ होता है उचित होता है, ठीक है। तो इनएडिक्वेट का मतलब अनुचित भी होता है, तो इनएडिक्वेट भी आपका सही जवाब यहां पर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे देखिएगा, द प्लान इज टू नेबुलस, अर्थात प्लान जो है इतना अस्पष्ट है कि इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। द प्लान इज वेरी नेबुलस, आप यूं भी इसको कह सकते हैं कि योजना जो बहुत ही ज्यादा क्या है, अस्पष्ट है, ठीक है। द प्लान इज टू नेबुलस। तो ये रहा आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है स्पोरेडिक। जी हाँ, स्पोरेडिक। आप ऐसे मान लीजिए यदि किसी शब्द के पीछे IC लगा होता है, ज्यादातर शब्दों की बात कर रहा हूं मैं, यदि IC शब्द के पीछे लगा हुआ है तो ऐसा शब्द जो है प्राय किसका काम करता है? किसी एडजेक्टिव का काम करता है, अर्थात किसी विशेषण का काम करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो स्पोरेडिक का मतलब क्या आता है? अनियमित रूप से किया गया, अर्थात जो रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है, अनियमित है। तो अनियमित रूप से किया गया या होने वाला ऐसा कोई काम जो कि अनियमित है, रेगुलर है, तो वो क्या होगा? स्पोरेडिक। ओके। तो अकरिंग अकेशनली, जो कभी कभी होता है, अकेशनली किसी किन्हीं अवसरों पे होता है, सिंगली एक आध बार होता है, और अथवा इन इरेगुलर और रैंडम इंस्टेंसेस, या जो अनियमित रूप से काम होता है, उसके लिए अपन कह सकते हैं कि ये काम क्या है? स्पोरेडिक है। इसके सिनोनिम्स पे विचार करते हैं। अपीरियडिक, ध्यान दीजिएगा, पीरियड, पीरियड, पीरियड से पहले आपने क्या जोड़ दिया? ए जोड़ दिया, तो अपीरियडिक बन गया, ठीक है, अपीरियडिक बन गया। तो ये भी क्या है? स्पोरेडिक है। डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस लगातार होने वाला, तो डिसकंटिन्यूअस जो लगातार नहीं होता है, अर्थात स्पोरेडिक हो गया। एपिसोडिक, एपिसोड्स कभी कभी जो घटनाओं में घटनाएं होती हैं, एपिसोड्स होते हैं, तो उसके लिए भी स्पोरेडिक या एपिसोडिक कहा जा सकता है। इंटरमिटेंट का अर्थ भी यही होता है, इरेगुलर, अनियमित है। अकेशनल, जो कभी कभी होने वाला है या किन्हीं किन्हीं अवसर विशेष पर होने वाला है। तो ये इसके क्या आपके सामने सिनोनिम्स हैं। अभी हम इनके दिए गए विकल्प पे विचार कर लेते हैं। पहला जो विकल्प आपके सामने दिया गया है वो है एपिडेमिक। तो दोस्तों एपिडेमिक शब्द जो है आप बिल्कुल जानते ही हैं। एपिडेमिक का अर्थ क्या हो गया? बिल्कुल किसी बीमारी, महामारी से है, ठीक है। महामारी जो एक बड़े लेवल पर फैलती है उसको अपन क्या कह देते हैं? एपिडेमिक कह देते हैं। लेकिन यदि ऐसी महामारी वैश्विक स्तर पर हो, अर्थात बहुत सारे मुल्कों में फैली हुई हो, तो हम उसे पैंडेमिक कह सकते हैं। और ये ऑनलाइन क्लास जो अभी अपन ले रहे हैं, ठीक है, कोरोना नामक जो पैंडेमिक है, महामारी, वैश्विक महामारी है, उसी वजह से अपन ले रहे हैं। अदरवाइज अपन ऑफलाइन क्लासेस मिलते ही रहते हैं, ठीक है। तो एपिडेमिक का अर्थ आपको समझ में आ गया। तो स्पोरेडिक तथा एंडेमिक, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, सिवाय एक बात के कि दोनों ही एडजेक्टिव हैं, ठीक है। वर्लिंग, वर्लिंग का अर्थ क्या होता है? घुमावदार। वर्लफुल सुना होगा आपने, वर्लिंग घुमावदार होता है। तो ये भी सही जवाब नहीं है। अकेशनल, जी हाँ, ये आपका बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही जवाब है, द मोस्ट बिफिटिंग आंसर। लेकिन अगला जो विकल्प है उस पर भी विचार जरूर करेंगे, और वो है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट जैसे जो शब्द है, इसका देखिए दोस्तों क्या
अर्थ होता है गंदा या बदबूदार, गंदा या बदबूदार, दैट इज नॉट फ्रेश, स्टिंजी, स्टिंकी, बदबूदार। ठीक है, जैसे कोई पानी है, ठहरा हुआ पानी है, ठीक है, तो ठहरा हुआ पानी जो है बदबू मारने लग जाता है, तो अपन कह सकते हैं स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, समझ गए आप। तो स्टैग्नेंट का मतलब गंदा या बदबूदार से होता है। तो यहां इसका स्पोरेडिक के साथ में कोई लेना देना नहीं है। अकेशनल का मतलब अवसर विशेष पे होने वाला है, कभी कभी होने वाला। तो अकेशनल और स्पोरेडिक एक ही है। तो ये आपके सही जवाब रहे। वाक्य देखिएगा, द साउंड ऑफ स्पोरेडिक शूटिंग कुड स्टिल बी हर्ड, अर्थात कहीं पर गोलियां चल रही हैं, कभी कभी बीच बीच आवाज आती है, अभी आवाज आ गई, फिर 2 मिनट रुक करके आ गई, फिर 5 मिनट रुक करके आ गई आवाज शूटिंग करने की, फायर करने की। ठीक है, तो स्पोरेडिक शूटिंग, द साउंड ऑफ स्पोरेडिक शूटिंग कुड स्टिल बी हर्ड, कि स्पोरेडिक शूटिंग जो है, अकेशनल शूटिंग जो है, उसकी साउंड अभी भी सुनी जा सकती है। ही अटेंड्स स्कूल स्पोरेडिकली, यहां पर स्पोरेडिकली शब्द का हमने एक एडवर्ब के बतौर यूज किया है। ध्यान दीजिएगा कि वह स्कूल जो कभी कभी अटेंड करता है, अर्थात स्कूल कभी कभी जाता है। तो स्पोरेडिक शब्द जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, स्पोरेडिकली यदि आ जाता है तो एक एडवर्ब है। ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है जेनेसिस। जेनेसिस नाउन है जिसका अर्थ होता है किसी चीज का उद्भव, प्रारंभ, शुरुआत, बिगिनिंग। तो द जेनेसिस ऑफ समथिंग इज, किसी चीज के जेनेसिस का मतलब क्या होता है, इट्स अ बिगिनिंग, उसकी शुरुआत, बर्थ, उसका जन्म, और क्रिएशन, उसकी उत्पत्ति। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है, कमेंसमेंट होता है, बर्थ होता है, क्रिएशन होता है। और सिनोनिम आप देख लीजिए, अल्फा ग्रीक भाषा का शब्द है। अल्फा जो ग्रीक जो भाषा जो होती है, उसके जो अल्फाबेट्स जो होते हैं, ठीक है, उसका प्रथम अक्षर जो है वो क्या कहलाता है, अल्फा कहलाते हैं। तो कभी कभी आपने सुना होगा द अल्फा वर्जन ऑफ दिस मॉडल। मान लीजिए कोई कार लॉन्च हुई, ठीक है, जैसे मैं कहूं कि अभी जैसे किया सोनेट कार है, उसका जो अल्फा वर्जन ऑफ दिस किया सोनेट इज ऑन्ड बाय मी, कि मेरे पास किया सोनेट का अल्फा वर्जन है, दैट मीन्स इस मॉडल का पहला जो वर्जन है अल्फा वर्जन कहलाएगा। समझ गए आप इस चीज को। तो अल्फा का मतलब पहला होगा। बेस लाइन का मतलब प्रारंभिक, प्रारंभिक बेस लाइन। बिगिनिंग भी आप कह सकते हैं, स्टार्टिंग भी कह सकते हैं, बर्थ जन्म भी आप कह सकते हैं, जन्म का मतलब भी शुरुआत से लिया जाता है। कमेंसमेंट का अर्थ भी प्रारंभ से ही होता है। ठीक है, डॉन, डॉन का मतलब उद्भव। ठीक है, वैसे भोर का समय जो होता है उसको अपन कहते हैं, तो इसका मतलब भी क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द डे। तो डॉन भी इसे कहा जा सकता है। ऑन सेट तथा आउटसेट दोनों का एक ही अर्थ है, स्टार्ट का भी यही अर्थ है। और थ्रेश होल्ड, थ्रेश होल्ड जैसे अपन कहते हैं अपनी भाषा में थली, जी हाँ थली, अर्थात किसी मकान में एंटर जो करते हैं, जो थ्रेश होल्ड को क्रॉस करते हैं। ठीक है, थ्रेश होल्ड, दहलीज जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ अ हाउस और होम, दैट इज थ्रेश होल्ड। तो इन सभी का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ, जन्म, उद्भव, स्टार्ट। ठीक है, ये इसके अर्थ हैं। अभी चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं, विकल्प पे विचार करते हैं। पहला जो विकल्प दिया गया है वो है स्टाइल। स्टाइल का अर्थ होता है शैली, तो ये तो आपका सही जवाब नहीं है। दूसरा है बिगिनिंग, इट्स अ वेरी करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर, बिगिनिंग यहां मिल गया अपने को, सो बी इज द राइट आंसर। मूवमेंट, मूवमेंट का अर्थ होता है आंदोलन, तो ये भी सही जवाब नहीं है। रेलेवेंट, रेलेवेंट का अर्थ होता है प्रासंगिक, ठीक है, या रिलेटेड टू समथिंग, रिलेटेड टू समथिंग, तो ये भी सही जवाब यहां पर नहीं है दोस्तों। तो मोमेंट ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा, और ऑप्शन बी आपका एक सही जवाब यहां पर उभर करके सामने आया है। देखिएगा, द प्रोजेक्ट हैड इट्स जेनेसिस 2 years अर्लियर, अर्थात ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत जो है, इसका जन्म जो है, इसका उद्भव जो है वो 2 वर्ष पूर्व का है। समझ गए। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है इंट्रांसिजेंट। जी हाँ, फिर से सुनिएगा, इंट्रांसिजेंट एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दुराग्रही होता है, हठी होता है, सैद्धांतिक होता है, जिद्दी होता है, किसी के सामने झुकने वाला नहीं होता है, जो किसी के सामने झुकता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता है, उसके लिए अपन इस शब्द को इंट्रांसिजेंट को काम में लेते हैं। तो इसका अर्थ है दुराग्रही, हठी, सैद्धांतिक। तो कैरेक्टराइज्ड बाय रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज, जो कॉम्प्रोमाइज अर्थात समझौता करने से इनकार कर दे, और टू अबंडन
छोड़ना, एंड ऑफन एक्सट्रीम पोजीशन और एटीट्यूड, जो अपनी जो एक्सट्रीम पोजीशन है या अपना जो एटीट्यूड है उसको छोड़ने से मना कर दे, अर्थात एटीट्यूड वाला व्यक्ति जो होता है उसको भी अपन इंट्रांसिजेंट कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के व्यक्ति को अपन अनकॉम्प्रोमाइजिंग कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, लचीला। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल जो लचीला नहीं हो, कठोर हो। व्यक्ति के संदर्भ में इसका अर्थ होता है जिद्दी। ठीक है, अनबेंडिंग जो किसी सामने झुकता नहीं हो, बेंड, बेंड यानी झुकना, बेंडिंग झुकने वाला, अनबेंडिंग नहीं झुकने वाला। ठीक है, रेजोल्यूट दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता हो, जिद कर लेता हो, किसी बात का ठान लेता हो करने का, रेजोल्यूट कहलाता है। अनपर्सुएडेबल, परसुएड, परसुएड का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए बनाना, करने के लिए मनाना। तो इस प्रकार का व्यक्ति यदि काम करने के लिए मान जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, परसुएडेबल है। लेकिन कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए नहीं माने तो हम उसको क्या कहेंगे, अनपरसुएडेबल, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, और ऑब्ड्यूरेट का अर्थ होता है जिद्दी, हठी। ठीक है, तो ये सब आपके सिनोनिम्स रहे। तो चलिए अब विकल्प पर विचार करते हैं। पहला विकल्प जो है ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी यानी सत्ता या अधिकार। तो ऑथोरिटेटिव का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ, यस, फुल ऑफ अथॉरिटी, जिसके पास क्या हो, अथॉरिटी हो। तो जिसके पास अथॉरिटी होती है, सत्ता होती है, ये सही जवाब नहीं होगा आपका। इम्पर्सनल, पर्सनल का मतलब व्यक्तिक होता है, तो इम्पर्सनल का मतलब हो गया अवैयक्तिक। ठीक है, फिर अगला है स्ट्रैनस, स्ट्रैनस जो है वो भी सही जवाब आपका नहीं होगा। ठीक है, विकल्प 4, ये विकल्प डी पे चलते हैं, तो वह अनबेंडिंग, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये रहा, इसमें मिल गया आपको अनबेंडिंग। ठीक है, जो किसी के सामने झुकता नहीं हो, नहीं झुकने वाला, ना झुकने वाला, जिद्दी, हठी, इस प्रकार के व्यक्ति को अपन अनकॉम्प्रोमाइजिंग कह सकते हैं, अनबेंडिंग भी कह सकते हैं। वाक्य देखिएगा, दे पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट पर दबाव डाला, टू चेंज, बदलाव करने के लिए, इट्स इंट्रांसिजेंट स्टैंस, जो गवर्नमेंट का जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग या जिद भरा जो कदम था उसको बदलने के लिए गवर्नमेंट पर उन्होंने दबाव डाला। ठीक है, अगले शब्द की तरफ आगे बढ़े। अगला शब्द जो है आपके सामने है वह है इंटीमिडेट। दोस्तों इंटीमिडेट, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी शब्द के पीछे ATE आता हो तो वो किसका काम करता है, प्राय वर्ब का ही काम करता है। तो इंटीमिडेट जो शब्द है इसका अर्थ जो होता है वो किसी को डराने या धमकाने से है। जी हाँ, किसी को डराना या धमकाना, और किस लिए, प्राय किसी काम को करवाने के लिए। तो इफ यू इंटिमिडेट समवन, यदि आप किसी को इंटिमिडेट करते हो, यू डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का अर्थ होता है जानबूझ करके, यू डेलिबरेटली मेक देम फ्राइटेंड, तो आप जानबूझ करके उनको डरा रहे हो, इनफ, फ्राइटेंड इनफ टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू, अर्थात आप क्या कर रहे हो, जानबूझ करके किसी काम को करवाने के लिए उन्हें डरा रहे हो या धमका रहे हो। तो ये क्या होता है, आपका इंटिमिडेट होता है। इंटिमिडेट वर्ब है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बोगार्ट है, बोगार्ट का मतलब भी धमकाना होता है। ब्रोबीट, यस ब्रोबीट, आंखों से ऐसे करके इशारा करके अपन किसी को डराने की कोशिश करते हैं, आईब्रोज कैसे चढ़ा करके, ब्रोबीट। बुलडोज, ठीक है, बुलडोजर सुना होगा, विशाल का होता है, तो बुलडोज किसी को अपनी ताकत दिखाना, ताकत से डराना। बुली, बुली का मतलब ही क्या होता है, अपने शारीरिक बल से या अपने अन्य किसी प्रकार के बल से किसी को डराना, धमकाना। बुली रैग, ये वर्ब के रूप में इसका अर्थ भी क्या होता है, धमकाना या डराना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पे विचार कीजिए। पहला विकल्प देखिएगा मिसलीड, मिसलीड वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है गुमराह करना, इसलिए मिसलीड जो है सही जवाब नहीं होगा दोस्तों। अगला है मिसप्लेस, मिसप्लेस का अर्थ होता है, ठीक है, किसी वस्तु को जहां रखना था वहां नहीं रखा, किसी और जगह रख दिया, मिसप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यह भी सही जवाब नहीं होगा। फ्राइटन, जी हां फ्राइटन, ये आपका सही जवाब होगा। फ्राइटन का अर्थ क्या होता है, डराना या धमकाना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी जरूर देखेंगे। ऑप्शन डी है डीमोरलाइज, किसी को हतोत्साहित करना। जी हां, मोरलाइज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, तो यहां पर डीमोरलाइज जो है उसका अर्थ क्या होगा, किसी को हतोत्साहित करना। ठीक है,
वाक्य देखिएगा, ही ट्राइज टू इंटिमिडेट हिज ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स यानी विरोधी, उसने अपने विरोधियों को धमकाने का प्रयास किया, धमकाने की कोशिश करी। तो ये रहा आपका ये सेंटेंस। आगे अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है फेलिसिटी। जी हां, फेलिसिटी नाउन है दोस्तों। किसी शब्द के अंत में आपको जब ITY मिलता है, जी हां ITY, तो वह प्राय क्या होता है, कोई नाउन होता है। तो फेलिसिटी के अंत में भी क्या आपको मिला, ITY मिला है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये क्या एक नाउन है। इसका अर्थ क्या होता है, परम सुख, आनंद, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ब्लिस भी आप जिसको कह सकते हैं। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, स्पेशली ग्रेट हैप्पीनेस, अर्थात अत्यधिक खुशी की जो अवस्था है, अत्यधिक चरम आनंद की, परम सुख की जो स्थिति है, उसको अपन क्या कहते हैं, फेलिसिटी कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम से विचार करें तो जॉय आप कह सकते हैं इसको, हैप्पीनेस कह सकते हैं, ब्लिस कह सकते हैं, डिलाइट कह सकते हैं, यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब ही क्या होता है, चरम आनंद की स्थिति होता है। रप्चर भी चरम आनंद ही होता है। और प्लेजर, प्लेजर आप जानते ही हैं, खुशी, आनंद, ठीक है। तो अभी चलिए विकल्प पे विचार करते हैं। पहला विकल्प जो है वो है आपके सामने झील। जी हां, झील, ZEAL, झील। झील का अर्थ होता है उत्साह, ठीक है। झील का अर्थ क्या होता है, उत्साह, अर्थात एंथुसियाज्म। इसके सिनोनिम की बात करें तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एंथुसियाज्म। तो ये आपका सही जवाब नहीं होगा। एक्साइटमेंट, उत्साह, ये भी आपका सही जवाब नहीं है। हैप्पीनेस, खुशी, बिल्कुल ये आपका सही जवाब है। ये रहा विकल्प में, यहां पर भी हमें मिल गया सिनोनिम में। और एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज का अर्थ होता है विशेषज्ञता, तो ये भी आपका सही जवाब नहीं है दोस्तों। तो यहां फेलिसिटी का जो सिनोनिम है वो होगा हैप्पीनेस। तो इस लिहाज से यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। देखिएगा जैसे मैरिटल फेलिसिटी अर्थात वैवाहिक सुख जिसको अपन कहते हैं, डोमेस्टिक फेलिसिटी अर्थात घरेलू सुख, जहां घर में सुख शांति होती है, मैरिटल फेलिसिटी जहां पर कपल जो है अर्थात पति पत्नी जो है, ठीक है, लवर बिलवर्ड जो है, आपस में बड़े खुशी से रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैरिटल ब्लिस आप कह सकते हैं, मैरिटल फेलिसिटी आप इसको कह सकते हैं। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला शब्द आपके सामने जो आया है वो है प्रैग्मेटिक। जी हाँ, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक भी एक एडजेक्टिव है, और मैंने आपको पहले ही बताया था किसी शब्द के अंत में IC आता हो तो प्राय वो एक एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है, किसी एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना एडजेक्टिव का काम होता है दोस्तों। तो प्रैग्मेटिक का अर्थ क्या होता है, व्यवहारिक या यथार्थवादी, न कि सिद्धांतवादी या कल्पनाशील। तो जो सिद्धांतवादी या कल्पनाशील जो शब्द होते हैं वो यथार्थवादी के बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं। तो प्रैग्मेटिक का अर्थ यदि यथार्थवादी है तो इसका ऑपोजिट की बात आप क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी कह सकते हैं, थियोरेटिकल कह सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप इस चीज को। देखिएगा, ए प्रैग्मेटिक वे ऑफ डीलिंग विथ समथिंग इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस। प्रैग्मेटिक वे ऑफ डीलिंग विथ समथिंग, किसी चीज से निपटने का जो व्यवहारिक तरीका है वो इज बेस्ड ऑन, वो आधारित होता है किस पर, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, व्यवहारिक विचारों पर, रादर देन द थियोरेटिकल वंस, बल्कि किसके बजाय, सैद्धांतिक विचारों के बजाय वह व्यवहारिक विचारों पर आधारित होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स के तौर पे पहला है आपके सामने प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, रियलिस्टिक, यथार्थवादी, डाउन टू अर्थ अर्थात जमीन से जुड़ा हुआ, अर्थात यथार्थ से जुड़ा हुआ, जो हवा में नहीं उड़ता, जमीन पे उड़ता। हवा में उड़ना मतलब कल्पनाओं से बात करने वाला हो गया। तो डाउन टू अर्थ का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, और यही सेम मीनिंग किसका, आपका अर्दी से। हार्ड हेडेड, जो अपने विचारों पर यथार्थ के साथ जुड़ा रहता है, ठीक, उसको हार्ड हेडेड कहते हैं। हार्ड हेडेड का एक अर्थ और भी निकलता है, जिद्दी। जी हाँ, हार्ड हेडेड का अर्थ जिद्दी भी होता है, ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट, इसका मतलब जो तथ्य जो आपके सामने हैं, जिन्हें जुटलाया नहीं जा सकता, अर्थात यथार्थ तथ्य जो हैं, तो मैटर ऑफ फैक्ट भी इसका सिनोनिम हो गया। अभी आप इनके विकल्प की बात करते हैं तो पहला विकल्प है थियोरेटिकल। थियोरेटिकल जो है इसका ऑपोजिट होगा, सिनोनिम नहीं होगा, तो थियोरेटिकल एक गलत जवाब होगा। थियोरेटिकल का अर्थ होता है सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक। अगला विकल्प है सुइटेबल। सुइटेबल का मतलब होता है उपयुक्त,
जिसे आप एप्ट भी कह सकते हैं, APT एप्ट भी कह सकते हैं। तो ये भी आपका सही जवाब नहीं है। लेकिन रियलिस्टिक ये आपका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, रियलिस्टिक। जी हाँ, रियलिस्टिक यथार्थवादी। ठीक है, अगला जो विकल्प है वो है प्रोडक्टिव, उत्पादक। ये भी आपका सही जवाब नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक का जो सही सिनोनिम है वो है रियलिस्टिक, अर्थात ऑप्शन सी, और इसका अर्थ होता है यथार्थवादी दोस्तों। इन बिजनेस द प्रैग्मेटिक अप्रोच, अर्थात व्यापार में प्रैग्मेटिक अप्रोच अर्थात व्यवहारवादी जो अप्रोच है टू प्रॉब्लम्स, समस्याओं को सुलझाने की, इज ऑफन मोर सक्सेसफुल, अक्सर ये ज्यादा सफल होती है देन एन आइडियलिस्टिक वन। किसके बजाय? एक आदर्शवादी जो अप्रोच है उसके बजाय प्रैग्मेटिक अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच जो है, प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ज्यादा सफल होती है। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, और अगला शब्द जो आपके सामने आया है वो है प्रिस्टीन। जी हाँ, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का अर्थ होता है एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है बिल्कुल स्वच्छ एवं निर्मल। ठीक है, अनटच्ड जिसे आप कह सकते हैं, बिल्कुल नए की तरह से। ठीक है, चाहे पुराना हो भले ही, लेकिन है किसकी तरह से? बिल्कुल नए की तरह से है। फ्रेश एंड क्लीन एज और एज इफ न्यू, बिल्कुल नए की तरह से, फ्रेश और क्लीन, नया, बिल्कुल दुरुस्त, है ना। तो सिनोनिम्स क्या है इसके? ब्रांड न्यू आप कह सकते हैं, फ्रेश इसे कह सकते हैं, मिंट कह सकते हैं। जी हाँ, मिंट। ठीक है, जैसे एक शब्द है मिंट कंडीशन, आपने अक्सर पढ़ा होगा मिंट कंडीशन। जैसे मैं कहूं दिस कार इज इन मिंट कंडीशन, कि ये कार जो है मिंट कंडीशन में है। दैट इज, इसका मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट और एक्सेलेंट कंडीशन में है, अर्थात बिल्कुल एक नई कार की तरह से है। ठीक है, अर्थात कार तो पुरानी है लेकिन इसकी कंडीशन कैसी है? बिल्कुल ही एक फ्रेश कार की तरह से है, उसकी कंडीशन बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही एक्सेलेंट है। तो अपन इसको क्या कहते हैं? मिंट कंडीशन कह देते हैं। स्पैन न्यू, ये ब्रांड न्यू ही इसका अर्थ होता है। वर्जिन, वर्जिन का जैसे अर्थ जो है वो कुमारी से भी लिया जाता है, और वैसे वर्जिन शब्द को यदि आप डिफाइन करना चाहे तो आप कह सकते हैं दैट हैज नॉट यट बीन यूज्ड और टच्ड और डैमेज्ड, अर्थात ऐसी कोई चीज जो अभी तक प्रयुक्त नहीं हुई है, जिसे छुआ नहीं गया है, ठीक है, जो डैमेज नहीं हुई है, उसको अपन क्या कहेंगे? वर्जिन कहेंगे। ठीक है, तो ये सब इसके क्या रहे? सिनोनिम्स रहे, जिसमें आपका ब्रांड न्यू हो गया, फ्रेश हो गया, मिंट हो गया, स्पैन न्यू हो गया और वर्जिन, ये शब्द हो गए दोस्तों। अभी चलिए इसके विकल्प पे विचार करते हैं। तो पहला जो विकल्प है वो है आपके सामने फ्रेश। जी हाँ, फ्रेश। तो ये आपका बिल्कुल ही सही जवाब है दोस्तों, फ्रेश, ये रहा फ्रेश। ठीक है, ओल्ड पुराना, ये इसका जवाब नहीं होगा। ठीक है, पुराना हो सकता है लेकिन पुराना जो बिल्कुल नए की तरह से लगता हो, ठीक है, पुराना है लेकिन नए की तरह से लगता हो, यदि ये अर्थ लगता हो तब आप उसको प्रिस्टीन कह सकते हैं। तो यहां ओल्ड जो है ये पर्याप्त नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए, इसलिए गलत जवाब होगा। प्रिजर्व जो सुरक्षित रखा गया हो, रक्षित जिसे आप एक ही शब्द में कह सकते हैं, ये भी सही जवाब नहीं है। डर्टी गंदा, ये तो बिल्कुल भी इसका सही जवाब नहीं होगा। चलिए वाक्य में देखते हैं, यूज्ड बुक्स इन प्रिस्टीन कंडीशन। यूज्ड बुक्स अर्थात काम में ली गई किताब, लेकिन प्रिस्टीन कंडीशन अर्थात बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन में है। इसे आप मिंट कंडीशन भी कह सकते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर यूज किया है। तो ये आपके लिए अच्छे शब्द हो गए। अगले शब्द पे चले, तो अगला शब्द आपके सामने है वो है इंट्रेपिड। जी हाँ, इंट्रेपिड एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है संकट के भय से रहित, अर्थात निर्भीक, अर्थात जो व्यक्ति क्या बहादुर है, जिसे किसी चीज का डर नहीं लगता हो, फियरलेस है, डॉन्टलेस है, निर्भीक है। तो विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर, जिसे किसी भी खतरे का डर नहीं लगता हो। एन इंट्रेपिड पर्सन एक्ट्स इन अ ब्रेव वे, कोई इंट्रेपिड पर्सन जो होता है बहादुरी से काम करता है दोस्तों। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें, बोल्ड, बिल्कुल ये शब्द एक आमतौर पर अपन काम में लेते हैं, ब्रेव, करेजस, ठीक है, ये तीनों ही शब्द जो हैं बहुत ही आमतौर पर काम में लिए जाने वाले शब्द हैं। डॉन्टलेस, अभी आप याद कर लीजिए इसको, डॉन्टलेस का अर्थ भी क्या होता है? बहादुर होता है, निर्भीक होता है। डाउटी भी होता है, फियरलेस भी होता है, गैलेंट पराक्रमी, बहादुर, ठीक है, लॉयन हार्टेड, जी हाँ, लॉयन हार्टेड जिसका शेर का सा दिल हो, और शेर को अपन उसकी बहादुरी के लिए जानते हैं। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट क्या होता है?
जिसको आप कायर कहेंगे। लॉयन हार्टेड का ऑपोजिट जो है आप चिकन हार्टेड कर सकते हैं, ठीक है, चिकन हार्टेड, डरपोक, ठीक है। मैनफुल, ठीक है, अक्सर अपन कहते हैं बी ए मैन, बी ए मैन, तो इस बी ए मैन का मतलब आदमी बनो से नहीं होता है, ठीक है। मैन अर्थात पुरुष को उसकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, तो बी ए मैन का मतलब क्या होता है, बहादुर बनो, बी ब्रेव, इसका अर्थ ये होता है। तो दोस्तों ये इसके सारे सिनोनिम्स रहे। बोल्ड हो गया, ब्रेव हो गया, करेजियस हो गया, डॉन्टलेस, डॉटी, फियरलेस, गैलेंट, लॉयन हार्टेड और मैनफुल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं दोस्तों। तो पहला अपन लेते हैं मिडल। भैया मिडिल का मतलब होता है बीच का, ठीक है, तो ये सही नहीं हो सकता जवाब। टॉलरेंट का अर्थ होता है सहिष्णु, अर्थात जो सहन करता हो। रूड, रूड का मतलब जो इम्पोलाइट हो, जी हाँ, इम्पोलाइट, अविनम्र हो, ठीक है, भ्रष्ट हो, तो उसको अपन रूड कहते हैं, ये भी सही जवाब नहीं होगा। लेकिन फियरलेस जो है ये आपका बिल्कुल ही एक सही जवाब है, यहां पर भी आपको विकल्प में यहां पर भी ये मिल गया है, फियरलेस, ठीक है, ये रहा आपके सामने फियरलेस, ठीक है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब रहा। जैसे इंट्रेपिड स्पेस ट्रेवलर, स्पेस ट्रेवलर क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री होता है। अब अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाता है तो यार डर तो लगता ही होगा ना, इतना मतलब दुनिया से भी आप बाहर निकल गए, ठीक है, अंतरिक्ष में किसी ग्रह पे पांव रख रहे हैं, आपके आसपास कोई है ही नहीं है, तो डर तो लगेगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति डरने लग जाए तो काम कैसे होगा, तो काफ़ी वो बहादुर व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को अपन ने क्या कह दिया, एन इंट्रेपिड स्पेस ट्रेवलर, एक बहादुर स्पेस ट्रेवलर। तो अगले शब्द की तरफ चले। अगला शब्द जो है वो है ट्रांसग्रेसर, नाउन है ट्रांसग्रेसर। अक्सर किसी शब्द के अंत में जब OR आता है तो वो प्राय नाउन का काम करता है। तो ट्रांसग्रेसर का मतलब क्या आता है, कानून को तोड़ने वाला, जी हाँ, कानून को तोड़ने वाला, भंग करने वाला, कानून को तोड़ने वाला। तो ए ट्रांसग्रेसर इज समवन, ट्रांसग्रेसर कोई वो व्यक्ति होता है हु हैज ब्रोकन ए पर्टिकुलर रूल और लॉ, जिसने कोई नियम तोड़ा हो, और हैज डन समथिंग, या कुछ ऐसा किया हो दैट इज जनरली कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल, जो कि हमारे कानून के तहत, हमारे सामाजिक नॉर्म्स के तहत, सोशल नॉर्म्स के तहत जिसे स्वीकार नहीं किया जाता हो, उस इस प्रकार का उसने काम कर दिया हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ट्रांसग्रेसर कहेंगे। तो देखिए सिनोनिम्स, वॉयलेटर, वॉयलेट का अर्थ क्या होता है, किसी नियम को तोड़ना आता है, वॉयलेटर नियम को तोड़ने वाला, अर्थात नाउन है, ठीक है। लॉ ब्रेकर भी आप कह सकते हैं। डिस्टर्बर, जो किसी नियम को, किसी कस्टम को डिस्टर्ब करते, ठीक है, डिस्टर्बर हो गया। कॉन्ट्रावीन का अर्थ भी यही होता है, इन्फ्रिंज का अर्थ भी होता है, ऑफेंड का अर्थ भी यही होता है दोस्तों, ठीक है। अभी विकल्प पे विचार कीजिए। पहला है पैसेंजर, पैसेंजर का अर्थ होता है यात्री, तो ये सही जवाब नहीं है। लॉ ब्रेकर, ये रहा आपका बिल्कुल सही दुरुस्त जवाब, लॉ ब्रेकर, ठीक है। तो लॉ ब्रेकर का मतलब क्या होता है, कानून को तोड़ने वाला। तो ट्रांसग्रेसर का सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची क्या होगा, एक लॉ ब्रेकर होगा। प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला नहीं हो सकता। कॉमरेड का अर्थ कंपेनियन अर्थात साथी होता है, तो ये भी सही विकल्प नहीं होगा दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है अर्थात लॉ ब्रेकर जो है, यहां एक सही विकल्प का काम कर रहा है ट्रांसग्रेसर के लिए। वाक्य देखिए, इफ ही डिड नॉट ऑबी, यदि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने पालन नहीं किया, ही वुड हैव बिकम ए ट्रांसग्रेसर ऑफ द लॉ, तो वो कानून को तोड़ने वाला बन जाता यदि वो नियमों की पालना नहीं करता तो, ठीक है। अगला शब्द देखिए, अगला जो शब्द है वह है एग्रेजियस। एग्रेजियस एडजेक्टिव है, किसी शब्द के अंत में IOUS या OUS आता हो तो वो प्राय किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है प्रबल होता है, जबरदस्त होता है, भयंकर होता है, अत्याचारी भी होता है, ठीक है। तो वेरी बैड इंडीड, जो वास्तव में बुरा हो, जो किसी पर किसी का बुरा करने वाला हो, किसी पर अत्याचार करने वाला हो। तो सिनोनिम्स में देखिए, अबोमिनेबल, अबोमिनेबल का मतलब हेटफुल भी होता है, अर्थात जो नफरत की योग्य हो। नफरत के योग्य कौन होगा, जो कि बुरा है, अच्छा होगा तो नफरत के योग्य नहीं होगा, ठीक है। आउटरेजियस का अर्थ भी ये अट्रोशियस, अत्याचारी, बुरा करने वाला, अपालिंग, खतरनाक, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स में रहे दोस्तों, जिसमें अबोमिनेबल, आउटरेजियस, अट्रोशियस और अपालिंग प्रमुख हैं, ठीक है। तो देखिए विकल्प पे विचार कीजिए। पहला जो विकल्प है वो है कॉमन, कॉमन अर्थात सामान्य, सही जवाब नहीं है। सोशल, सामाजिक, भी सही जवाब नहीं होगा इसका। प्लेन, बिल्कुल सीधा साधा, ये भी सही जवाब नहीं होगा।
लेकिन अट्रोशियस ये आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, अट्रोशियस। ठीक है, तो अट्रोशियस का मतलब क्या हो गया, जो अत्याचारी है उसके लिए भी आप काम में ले सकते हैं, बुरा है उसके लिए भी काम में ले सकते हैं, भयंकर है उस शब्द के लिए भी आप काम में ले सकते हैं, प्रबल के लिए भी आप काम में ले सकते हैं, जबरदस्त के लिए भी इसको काम में ले सकते हैं। द क्राइम वाज एग्रेजियस, अर्थात ये क्राइम जो था, अपराध जो था, बहुत ही भयंकर था, ये आप कह सकते हैं। अगला शब्द जो है वो देखिएगा, ये है मेडल। जी हाँ, वर्ब है और मेडल का अर्थ होता है दूसरों के काम में टांग अड़ाना। ठीक है, अर्थात हस्तक्षेप करना। तो दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा रुचि लेना या पराई चीज से छेड़छाड़ करना, अर्थात हस्तक्षेप करना। टू इंटरेस्ट वन सेल्फ इन वॉट इज नॉट वंस कंसर्न। ठीक है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, इंटरफियर भी कह सकते हैं, अर्थात हस्तक्षेप करना। तो सिनोनिम्स पे देखिए, इंटरफियर है, इंटरवीन है, ठीक है, टैंपर भी है, ओके, और इंट्रूड भी है। इंट्रूड का अर्थ घुसपैठ करना भी दोस्तों होता है, और इंट्रूड से ही आपका इंट्रूडर बनता है। प्राई का अर्थ होता है किसी के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देना, अर्थात ताक झांक करना। ठीक है, इसके अलावा बट इन, तो बट इन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई काम चल रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, या दो व्यक्तियों के बीच में कोई बातचीत चल रही है, उसमें हस्तक्षेप करना जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है, बट इन कहलाता है। ठीक है, जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और कोई व्यक्ति बीच में दखलंदाजी देना चाहता है, तो क्या कहेगा वो, सॉरी टू बट इन ऑन यू, बट इन ऑन यू। ध्यान दीजिएगा, बट इन के बाद में यदि आप कोई नाउन या प्रोनाउन ले रहे हैं तो आपको ऑन का जरूर प्रयोग करना है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है इंटरपोज। देखिए, पोज शब्द जो है उसका अर्थ होता है स्थिति। ठीक है, स्थिति, इंटरपोज यानी बीच में स्थिति, अर्थात दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में घुस जाना। ठीक है, दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, उसके बीच में घुस गए, इंटरपोज कर दिया आपने। ठीक है, और क्योंकि पोज जो शब्द है उसी से बना पोजीशन। ठीक है, पोजीशन, तो इंटरपोज का मतलब दो के बीच में हस्तक्षेप करना। स्टिक योर नोज इन, अर्थात किसी मामले में अपनी नाक घुसेड़ना। तो ये सब क्या है, ये सारे शब्द जो हैं, ठीक है, इनका अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। इंटरफियर, इंटरवीन, टैंपर, इंट्रूड, प्राई, बट इन, इंटरपोज तथा स्टिक योर नोज इन, सभी का अर्थ हस्तक्षेप करना होता है। तो चलिए अभी विकल्प पे विचार करते हैं। जो पहला विकल्प है वो है डिसरिगार्ड। ठीक है, रिगार्ड का अर्थ होता है सम्मान करना, डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी चीज का सम्मान नहीं करना, तो ये इसका सही अर्थ नहीं है। अगला ओवरलुक। देखिए, ओवरलुक का अर्थ होता है अनदेखी करना, अनदेखी करना, ये भी सही जवाब नहीं है। इंटरफियर, ये आपका बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही जवाब है, इंटरफियर। ठीक है, हस्तक्षेप करना। तो मेडल अर्थात हस्तक्षेप करना, उसका सही जो विकल्प है, सही सिनोनिम है, वो क्या होगा, इंटरफियर। अगला फ्री का अर्थ वर्ब के रूप में होता है मुक्त करना, आजाद करना, स्वतंत्र करना, तो ये भी यहां पर सही जवाब नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, वाक्य देखें। आई नेवर मेडल इन अदर पीपल्स प्राइवेट अफेयर्स, मैं कभी भी दूसरे लोगों के निजी मामलों में, प्राइवेट अफेयर्स यानी निजी मामले, दूसरे व्यक्तियों के निजी मामलों में कभी भी दखल नहीं देता हूं। तो दोस्तों ये थे आज के 15 सवाल, और इन 15 सवालों के बहाने हमने, ठीक है, कम से कम 60-70 से ज़्यादा शब्द जो है आज सीखे हैं। 60-70 छोड़िए, लगभग 100 के लगभग हमने शब्द कर लिए हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये सारे शब्द जो हैं आपके दिमाग से चिपक गए होंगे, अर्थात आपको याद हो गए होंगे, और ये सेशन जो है आपको खूब पसंद आया होगा दोस्तों। और यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और इसी तरीके के वीडियोस आप और चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी सजेशन जो है जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर पाएँ। और दोस्तों मेरा दावा है कि ये वीडियो जो है आपकी लाइफ में बहुत ही बड़े बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ये जो सवाल जो चुने हैं, ठीक है, बहुत सारी किताबों को लेकर के इनमें से इन क्वेश्चंस को लिया है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप इनको कह सकते हैं दोस्तों। तो लगे रहिए इस चैनल को देखने में भी, और अपनी किताबों के साथ भी बिजी रहिए।
क्योंकि मेरा ये मानना है कि चंद किताबें और चंद इस तरह के वीडियोस यदि आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, आपको एक अच्छा जॉब दिला सकते हैं, तो आपको ऐसे वीडियोस को बार बार देखना चाहिए और ऐसी किताबों को बार बार पढ़ना चाहिए दोस्तों। और मेरा विश्वास है कि आप सभी सफल होंगे और सफलता के लिए हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कोई साथ दे ना दे, तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ, अरे तू जलना सीख ले, कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे मंजिल की तरफ, हर मुश्किल का सामना करना तू सीख ले। तो यहां पर हम मुश्किलों का सामना दोस्तों करना सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।